हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप आप सब फाइन होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले ये हमें जानना है कि जो एलिमेंट्स हैं इनको हम जानेंगे और इनको क्लासिफाई करेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया में, वर्ल्ड में जितना भी, कायनात में जितना भी मैटर बना हुआ है, द होल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इस मैटर को समझने के लिए और इस दुनिया के अंदर जितना भी मैटर है उसको समझने के लिए हमें इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को और इन एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, नाउ इन एलिमेंट्स को समझने के लिए सबसे पहला काम जो किया गया वो किया गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पहले क्लासिफिकेशन क्यों की गई हो, व्हाट वाज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। हम ये जानते हैं कि जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जब हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, तो साइंस के लिए एक दिक्कत आ रही थी कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्कस करें और प्रॉपर्टीज को हम कैसे स्टडी करें। जब एलिमेंट्स को एक एक करके स्टडी किया जाता था तो यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी कि वी आर नॉट एबल टू स्टडी द एलिमेंट्स सेपरेटली वन बाय वन। ठीक है, तो साइंस ने कोशिश की कि हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कोई ऐसा मेथड बताएं ताकि हम बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक साथ स्टडी कर पाए। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला जो काम किया वो डॉबर्नियर ने किया। इससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस पे काम किया था, लेकिन जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में है और जो हमारे पास वैलिड क्लासिफिकेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं डॉबर्नियर से। ठीक है, अब डॉबर्नियर ने क्लासिफिकेशन में क्या क्या बोला है लेट्स सी, और हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन में किस किस ने पार्टिसिपेट किया और किस किस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की, विल स्टडी अबाउट दैट। ओके, चलिए बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि डॉबर्नियर्स की जो क्लासिफिकेशन थी, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था दैट वाज द डॉबर्नियर। ठीक है, अब डॉबर्नियर ने क्या किया, डॉबर्नियर ने बताया कि मैं कुछ ग्रुप्स बना लूं। ठीक है बेटा, जैसे इस तरीके के ग्रुप्स उसने बता दिए कि मैं कुछ ग्रुप्स बना लूं। डॉबर्नियर ने काम किया, he formed some groups, इस तरीके के ग्रुप्स उसने बना लिए। ठीक, और इस ग्रुप का क्या खासियत था, इस ग्रुप में उसने कुछ एलिमेंट्स को डाल दिया। ठीक है, और जो एलिमेंट्स इस ग्रुप में डाल दिए उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये तीन एलिमेंट्स यहां पे मैंने डाल दिए। मैंने बोला कि इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स डाले हैं इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है। ये डॉबर्नियर ने क्लासिफिकेशन की थी और इस ग्रुप का नाम उसने रखा था ट्रायड। इस ग्रुप का नाम उसने रखा था ट्रायड। दैट्स व्हाई इसके क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं डॉबर्नियर्स ट्रायड्स। डॉबर्नियर्स ट्रायड। अब देखिए डॉबर्नियर ने ये आया था 1829 में और उसने कुछ ग्रुप्स बनाए। ही फॉर्म सर्टेन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स उसने बना लिए। ठीक, अब उसने क्या किया, ईच ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। हर एक ग्रुप जो ये बना रहा था उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स ये डाल रहा था उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ओके, और इस ग्रुप का नाम उसने रखा था ट्रायड। ओके बेटा, यहां तक क्लियर? ओके, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was nearly same as the average atomic masses of the first and third element। और जब उसने क्लासिफिकेशन किया उसने ये बोला कि ये जो मिडल एलिमेंट है, द मिडल एलिमेंट, इसका जब आप एटॉमिक वेट देखेंगे, जब आप देखेंगे इसका एटॉमिक वेट किसके बराबर होगा, जब आप इन दोनों की एटॉमिक वेट्स की एवरेज निकालोगे, द फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट, इन दोनों की एटॉमिक वेट्स की हमें एवरेज निकालनी है और वही एवरेज एटॉमिक वेट इस मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा। समझ आ रही बात बेटा? क्लियर? अब जरा यहां देख लीजिएगा, जो डॉबर्नियर ने ट्रायड्स बनाए, कुछ ट्रायड्स हम आपको शो करते हैं कि कौन कौन सा ट्रायड डॉबर्नियर ने बनाए। उसने खाली 5 ट्रायड्स को बना लिया था जब उसने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। अब यहां देखिएगा बेटा, कौन कौन सा ट्रायड उसने फॉर्म किया था। सबसे पहले उसने ये वाला ट्रायड बनाया था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दिस वाज वन ट्रायड। ओके, the second triad was chlorine, bromine and iodine. This is one more triad. Iron, cobalt and nickel. This is one more triad. Okay, calcium, strontium and barium. This is one more triad.
सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, दिस इज वन मोर ट्रायड। ओके, अब देखो बेटा, ये एक ट्रायड है 1 2 3 4 5, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि इसने 5 ट्रायड्स को फॉर्म किया था। ओके, और उसने बोला था कि इस ट्रायड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। सेम नहीं बोल रहा हूं मैं सिमिलर बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। ओके, अब यहां पे एक चीज आप देखिए, उसने ये बोला था कि इस मिडल एलिमेंट का, इस ट्रायड का मिडल एलिमेंट जब देखेंगे, इट इज द सोडियम। द सोडियम इज द मिडल एलिमेंट ऑफ दिस ट्रायड, और इसका एटॉमिक वेट जो है दैट शुड बी द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, लिथियम एंड पोटेशियम। लेट अस चेक आउट। अब देखिए बेटा, लिथियम का एटॉमिक वेट 7, ओके, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, divide by 2, it is 46, divide by 2, and it comes out to be 23. The average of these two is 23, और यही 23 इस मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है। So we have followed the law of triads. This is also called the law of triad. Okay? अब जरा बेटा देखिए, चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसको देख लीजिएगा। अब बेटा देखो, क्लोरीन और आयोडीन का जब हम एवरेज देखेंगे, इट इज 35, 127, that is 2 6 1, divide by 2, it is 8 1, it's 81। तो इसका एवरेज क्या आ रहा है बेटा, 81 आ रहा है, ठीक है। और इस मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, इट्स 80, अप्रोक्सीमेटली नियर टू दिस एवरेज। ओके, तो यही डॉबरियर ने बताया था कि मैं कुछ ग्रुप्स बना लूं और उन ग्रुप्स में हर एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स डाल दूं, और उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, और जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट जो है दैट्स द एवरेज ऑफ द 2 एलिमेंट्स, द फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट। ओके बेटा, क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द डॉबरियर्स क्लासिफिकेशन। नाउ सी, अब डॉबरियर्स क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अब इन पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डॉबरियर ट्रायड। डॉबरियर्स ट्रायड के अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस है, क्या क्या उसने वहां मिस किया। अब देखिए, सबसे पहले जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे डिड नॉट फिट इनटू द ट्रायड्स। जो नए नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, जब डॉबरियर आया था ऑलमोस्ट 32 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, और उसके बाद जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो इसके ट्रायड्स में फिट ही नहीं हो रहे थे, ठीक है ना, उनका ट्रायड ये बना ही नहीं पाया। क्लियर? एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तो उसने खाली 5 ट्रायड्स बनाए थे। इसका ये मतलब है कि अगर वहां पे 32 एलिमेंट्स उसके टाइम पे ऑलमोस्ट डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन 32 में से उसने खाली क्लासिफाई किया 5 ट्रायड्स को। 5 ट्रायड्स का मतलब 5, एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसने खाली 15 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। ये दूसरी प्रॉब्लम थी इसकी, क्योंकि इवन सेवरल नोन एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू हिज ट्रायड्स। जो उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे, जो उसके टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, ये उनको भी सबको ट्रायड्स में फिट नहीं कर पाया, ठीक है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द डॉबरियर्स ट्रायड सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस। ओके, नाउ डॉबरियर के बाद और एक साइंस है जिसने अपनी क्लासिफिकेशन दी, दैट वाज न्यूलैंड, ठीक है। अब न्यूलैंड ने अपनी क्लासिफिकेशन में क्या बोला, जरा बेटा यहां देख लीजिएगा। नाउ विल सी द न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। ओके, अब न्यूलैंड ने एक अपना लॉ दिया, दैट वाज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, व्हाट डज इट मीन? देखिए बेटा, जो न्यूलैंड था उसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को म्यूजिकल नोट्स के साथ रिलेट किया। उसने बोला कि जैसे हमारे पास म्यूजिकल नोट्स हैं, सारे कामा पादा निसा, तो ये 7 नोट्स आते हैं और 7 नोट्स के बाद ये रिपीट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब मैंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, जब मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो ये एलिमेंट्स भी 7 के बाद रिपीट होती थी इनकी प्रॉपर्टीज। मैं 7 एलिमेंट्स को अरेंज करा था और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती थी पहले एलिमेंट के साथ। तो ये बताया था न्यूलैंड ने अपने लॉ में, ठीक है ना। जरा देखिए बेटा, न्यूलैंड आया था 1865 में, 1865, और इसके टाइम पे जो डिस्कवर हुए थे एलिमेंट्स दैट वाज 63।
63 एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे। दैट मीन्स डबल, पहले 32 थे जब डॉबरिनियर ने क्लासिफाई किया था, और जब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी तो एलिमेंट्स का जो रेशियो था वो डबल हो चुका था। ठीक है, अब उसने क्या बोला बेटा अपने लॉ में, इट स्टेट्स दैट व्हेन एटम्स are arranged on the basis of increasing order of atomic masses, then every eighth element exhibits the similar properties with the first element। ठीक है बेटा, अब यही बात मैं अभी तक बता रहा था। उसने बोला कि चलिए मैं एलिमेंट्स को जब क्लासिफाई करूं, व्हेन आई क्लासिफाई द एलिमेंट्स, उसको पूछा गया कि कैसे आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करोगे। उसने बोला कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक मासेस। जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसको पहले रख दूं, फिर उससे ज्यादा होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। दैट मीन्स ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स उसने अरेंज कर दिए। जब मैंने ऐसा किया तो मैंने ऐसा पाया कि 7th एलिमेंट के बाद मेरी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट हो रही थी। ठीक है ना, और इसको इसने अपनी स्टेटमेंट बता दिया। ठीक है बेटा, जरा यहां देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, इधर इधर देख लीजिएगा बेटा, इधर इधर, सी हिज क्लासिफिकेशन। अब उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे बना के दूंगा, ये पीरियोडिक टेबल है उसका। ठीक है ना, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसकी। जरा यहां देखिए बेटा, आपने पढ़ा है 9th 10th में भी आपने पढ़ा है। मैं अरेंज कर दूंगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये आपको एलिमेंट्स याद हैं, 30 तक सबको याद होते हैं। जरा वेट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब इसके बाद इस फ्लोरीन के बाद एलिमेंट आता है कौन, नियॉन। लेकिन नियॉन नोबल गैस है, उसके टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुए, और नोबल गैसेस के बाद जो नियॉन यहां पे आता है उसके बाद जो एटॉमिक वेट था वो था सोडियम का। किसका था, सोडियम का। अब जब उसने सोडियम देखा, उसने सोडियम को यहां पुट किया, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है बेटा, आर्गन आता है। लेकिन आर्गन नोबल गैस से वो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, और उसके बाद जो एटॉमिक वेट है वो किसका है, पोटेशियम का। और उसने पोटेशियम का जो प्रॉपर्टी देखा, उसने पोटेशियम को यहां अरेंज किया और कैल्शियम को यहां अरेंज किया। ठीक है बेटा, ओके, ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब यहां देख लीजिएगा बेटा, जरा मैं एलिमेंट्स को गिन लूं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। जब 7 एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया, जो 8th वाला एलिमेंट मेरा था सोडियम, वो मैंने कहां रख दिया, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे रख दिया। मतलब इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रही है। ठीक है ना, अब यहां से भी गिन लूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया, और 8th एलिमेंट जो इसके बाद था पोटेशियम, उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, मैंने उसको उठा दिया और पहले वाले एलिमेंट्स के नीचे रख दिया। मतलब इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, 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 इनकी सिमिलर, इनकी सिमिलर और इनकी सिमिलर। ठीक है ना, अब उसने क्या कर दिया, उसने हाइड्रोजन को उठा दिया और हाइड्रोजन को इस वाले ग्रुप में डाल दिया। ठीक है ना, क्लियर। उसने बोला कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इनसे कोइंसाइड हो रही है, इनसे मिल रही है, सिमिलर है। ठीक है, अब उसके पीरियोडिक टेबल को जब आप देखेंगे तो इसका पीरियोडिक टेबल यहां देखिए, मैंने यहां से स्टार्ट किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने फ्लोरीन यहां रख दिया, इसने फ्लोरीन यहां रख दिया। आप यहां पे इसको ग्रुप को रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, मैंने यहां अरेंज कर दिया तो, लेकिन इसके पीरियोडिक टेबल में उसने यहां पे रखा है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। समझ आ रही बात? ओके बेटा, अब यहां पे जो आपने यहां क्लासिफिकेशन देखी, तो ये किसकी क्लासिफिकेशन थी, न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन थी। न्यूलैंड ने क्लासिफाई एलिमेंट्स को किस तरीके से किया, समझ आ रही ना बात? ओके बेटा, क्लियर। अब यहां देखिए, इसकी क्लासिफिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी जो ये कवर नहीं कर पाया। ठीक है ना, सबसे पहले देखिएगा, अब मैं आपको यहां से समझा दूं फिर हम आगे चले। देखो बेटा, जब हमने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया और जब हम कैल्शियम तक पहुंच गए, कैल्शियम तक, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। इनकी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, सेम। लेकिन इस ग्रुप में कौन है बेटा, ध्यान रख लीजिएगा, बोरान,
एल्यूमिनियम, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के बाद उसने यहां क्रोमियम डाल दिया। क्या डाल दिया? क्रोमियम। अब इस क्रोमियम की प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स के साथ मैच ही नहीं हो रही थी, ठीक है, ओके, क्लियर। तो यहां इसका वायलेशन हुआ, यहां से कैल्शियम के बाद ही इसकी वायलेशन स्टार्ट हुई, ठीक है ना बेटा, ओके। दूसरी बात अब देखिए, अब इसने क्या कर दिया, यहां इस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, लेकिन इनके बीच में उसने क्या डाला? कोबाल्ट और निकल को डाल दिया, और इन दोनों की प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मैच ही नहीं हो रही थी, ठीक है ना बेटा, ओके। अब इसने क्यों डाला? क्योंकि इनका एटॉमिक वेट के हिसाब से उसने किया, एटॉमिक मास के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया, लेकिन जब उसने इस ग्रुप में इनको डाल दिया तो इस ग्रुप में इनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं हो रही थी। समझ आ रही है बात, ओके। और एक चीज मैं बता रहा हूं बेटा, अब ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां देखो, ये आयरन है, ये आयरन है, इस आयरन को यहां रख दिया और इस कोबाल्ट और निकल को यहां रख दिया। इवन दो अगर हम देखेंगे आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है ना, लेकिन इन सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग उसने कर दिया, इसको इस ग्रुप में डाल दिया और आयरन को यहां पे डाल दिया। इवन दो कि आयरन की प्रॉपर्टी इस ग्रुप के साथ मैच ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है। ये दिक्कतें प्रोड्यूस हुई कहां पे? न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन में। समझ आ रही बात बेटा, क्लियर? यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए हम आगे, ओके बेटा, क्लियर। देखिए बेटा, नाउ मैंने भी आपको बताया लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या था, ठीक है। सबसे पहली बात, इट वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, जो मैंने भी अभी आपको बता दिया। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम के बाद जब मैंने आपको क्रोमियम दिखा दिया और वहां से ही इसकी वायलेशन स्टार्ट हुई, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अब इसने क्या किया? इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन द नेचर। तो ये बात बिल्कुल गलत है, उसने बोला था 56 एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, इसका कोई वैलिडिटी है ही नहीं, ओके बेटा। चलिए आगे। अब देखिए बेटा, कोबाल्ट एंड निकल are in the same slot as they are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine। ये अभी मैंने बता दिया, अभी मैं ये डिस्कस कर रहा था। एक ग्रुप उसने बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का ग्रुप जो है, जो ग्रुप बना रहा था ये, जैसे यहां पे मैं आपको बता दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये एक ग्रुप था, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सिमिलर। लेकिन कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी इनसे डिफरेंट है। लेकिन उसने क्या किया? कोबाल्ट और निकल को यहां पे डाल दिया, ठीक है ना, और इस ग्रुप के साथ इनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं हो रही थी। समझ आ रही ना बात बेटा, क्लियर, ओके। अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से भी दिखा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन पे जाइए बेटा। अब देखिएगा वन मोर प्रॉब्लम इसके पीरियोडिक टेबल में क्या थी। अब मैंने अभी आपको बता दिया बेटा कि ये जो आयरन है, आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल, जो कोबाल्ट और निकल के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर थी, इसकी आयरन, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, लेकिन उसने क्या किया? हैज बीन प्लेस्ड फॉर अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। उसने क्या कर दिया? उसने आयरन को यहां डाल दिया और यहां पहले कोबाल्ट और निकल को डाल दिया। दिस वाज प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये इसको अलग ग्रुप में डाल दिया और इन दो को अलग ग्रुप में डाल दिया। इवन दो कि ये तीनों एक ही ग्रुप में होने चाहिए थे, ठीक है ना। ये भी ये कर नहीं पाया क्योंकि he followed the increasing order of atomic mass, ओके। इसलिए इसके ये साथ ये प्रॉब्लम हुई। क्लियर बेटा? दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स लिमिटेशंस, ओके बेटा। नाउ इसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसने इनसे बेहतर क्लासिफिकेशन की और उसकी क्लासिफिकेशन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस मानी जाती है, ठीक है बेटा। और उसने इनसे बहुत बेहतरीन क्लासिफिकेशन की और उसको एक्चुअली कुछ बुक्स लिखते हैं तो जो उसने क्लासिफिकेशन की उस बंदे को फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल माना जाता है, ठीक, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें बता दी जो साइंस के लिए एनकरेजमेंट थी, ठीक है ना, ओके। लेट्स मूव ऑन दैट साइंस क्लासिफिकेशन दैट वाज, अब यहां देख लीजिएगा बेटा, कौन था? मेंडलीव था।
दैट वाज मेंडलीव, ठीक है ना। और इस मेंडलीव ने भी अपनी क्लासिफिकेशन दी, और इसने अपनी क्लासिफिकेशन को किस तरीके से दिया और कौन कौन से पॉइंट्स उसने अपनी क्लासिफिकेशन में बताए, वी विल स्टडी दैट। ओके, चलिए बेटा, सबसे पहला मेंडलीव की बात करें। मेंडलीव ने यह किया कि जो न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स, उसने भी यही फॉलो किया। ही फॉलोड द सेम प्रिंसिपल। उसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। उसने बोला कि मैं भी एटॉमिक वेट के हिसाब से इनको अरेंज कर दूं, पहले उस एलिमेंट को रख दूं जिसका एटॉमिक वेट कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने भी अरेंज कर दिया। लेकिन उसने एक बात जरूर बोल दी, उसने ये नहीं बोला कि प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर एवरी सेवंथ एलिमेंट, ये उसने नहीं बोला। उसने बोला कि प्रॉपर्टीज भी मैंने देखी रिपीट हो रही है, लेकिन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। उसने 7 को फिक्स नहीं किया। समझ आ रही है मेरी बात? ओके, तो इसके स्टेटमेंट में, उस स्टेटमेंट में जो न्यूलैंड ने स्टेटमेंट दी, आप यहां देख लीजिएगा कौन से डिफरेंस है, ठीक है। इसने भी क्या किया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस, और पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, और पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। That is, उसका मतलब क्या है, when elements are arranged in increasing order of their atomic weights, the properties of the elements are repeated after fixed intervals, okay। उसने भी ये बोला कि जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के हिसाब से, तो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स, ठीक है ना। और उस डिफिनेशन और इस डिफिनेशन में यही फर्क है। उसने बोला था कि प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर एवरी सेवंथ एलिमेंट, और इसने बोला प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स। समझ आ रहे ना बात? क्लियर बेटा? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द मेंडलीव्स classification, okay, and this is called the Mendeleev's periodic law। क्लियर बेटा? ओके, चलिए अब यहां इसकी क्लासिफिकेशन पे एक नजर डाल दें कि इसने क्लासिफिकेशन में क्या क्या किया, ठीक है ना। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एक पीरियोडिक टेबल के तरीके से इसको फॉलो किया। उसने एक टेबल बना दिया, पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एक पीरियोडिक टेबल बना दिया था, एक फिक्स्ड तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसने डिफाइन कर दिया था, ठीक है। अब इसकी पीरियोडिक टेबल में उसने किस तरीके से अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, जरा देख लीजिएगा। पहला पॉइंट, द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज। उसने अपने पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज बना लिए। क्या बना लिए बेटा? हॉरिजॉन्टल रोज। द हॉरिजॉन्टल रोज आर लाइक दिस, These are horizontal rows। ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ठीक है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज उसने बनाए, ये उसने बनाए 7। कितने बनाए? 7। और इस हॉरिजॉन्टल रो का नाम ये रख रहा था पीरियड, ठीक है बेटा? ओके, अब यहां से यहां ये हॉरिजॉन्टल रो, दिस इज कॉल्ड पीरियड। उसने बोला कि मैं अपने पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज बना रहा हूं, ओके, और इन हॉरिजॉन्टल रोज का नाम है पीरियड्स, ठीक है बेटा। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर पीरियड्स, पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल, ओके। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज है दे आर नोन एज पीरियड्स, ओके। और ये बता दिया देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स। उसने 8 वर्टिकल कॉलम्स बना लिए। वर्टिकल कॉलम इस तरीके से होता है, दिस वर्टिकल, और इस वर्टिकल कॉलम का नाम उसने ग्रुप रख दिया, ही कॉल इट एज ग्रुप, ओके। तो उसने 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स बनाए, ओके, और 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, और इन 8 वर्टिकल कॉलम्स का नाम रखा उसने ग्रुप्स, ठीक है ना। एक वर्टिकल कॉलम का नाम एक ग्रुप है। समझ आ रही ना बात? तो इसने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया, किसमें? पीरियड्स और ग्रुप्स में। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? देयर आर 7 पीरियड्स। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देयर आर 8 ग्रुप्स, ठीक है ना। ओके, व्हाट आर पीरियड? इट इज द हॉरिजॉन्टल रो। व्हाट इज द ग्रुप? इट इज द वर्टिकल कॉलम। समझ आ रही ना बात? क्लियर? ओके बेटा, अब यहां देखिए, दीज 8 ग्रुप्स वर डिवाइडेड। एक्चुअल में 7 ही ग्रुप्स को उसने डिवाइड किया।
7 ग्रुप्स को उसने डिवाइड किया, 8th ग्रुप को उसने डिवाइड नहीं किया। ठीक है बेटा, अब यहां दर्ज दीज ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। हर एक ग्रुप जो उसने बनाया, हर एक ग्रुप को उसने डिवाइड किया सब ग्रुप्स में। जरा यहां ध्यान रख लीजिएगा बेटा, यहां ध्यान रख लीजिएगा, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा इसको बता दूं कैसे उसने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान रख लीजिएगा। अब देखो, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हमने एक ग्रुप बना लिया, ठीक, उसने बोला ये एक वर्टिकल कॉलम है और इस वर्टिकल कॉलम का नाम ग्रुप है, और इस ग्रुप में उसने 2 सब ग्रुप्स बनाए, यहां ए लिखा और यहां बी लिखा। ए के नीचे कुछ एलिमेंट्स डाल दिए और बी के नीचे कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है ना, इस ए को इसने बोला ये सब ग्रुप है और इस बी को इसने बोला ये सब ग्रुप है। समझ आ रहे ना बात? ओके, तो एक ग्रुप को उसने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये 7 ग्रुप्स को उसने डिवाइड कर दिया, 8th ग्रुप को उसने डिवाइड नहीं किया। ठीक है, अभी जब हम इसके पीरियोडिक टेबल पे नजर डाल देंगे वहां पे आपको बिल्कुल अच्छे से ये दिख जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए बेटा, मूव ऑन। देखिए बेटा, अब यहां एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी मैं ये बात कर रहा था, उसने ग्रुप 8 कंसिस्ट्स ऑफ 9 एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द ट्रायड्स। ओके, ध्यान रख लीजिए, जो 9th ग्रुप है इसके पीरियोडिक टेबल का, उस 9th ग्रुप को उसने सब डिवाइड नहीं किया, उस 8th ग्रुप को उसने सब डिवाइड नहीं किया, और इस 8th ग्रुप में उसने 9 एलिमेंट्स डाल दिए और 9 के 9 एलिमेंट्स में ट्रायड्स में डाल दिए, यानी कि 3-3 एलिमेंट्स को उसने अरेंज कर दिया, 3 एलिमेंट्स, फिर 3 एलिमेंट्स और फिर 3 एलिमेंट्स। समझ आ रहे ना बात? ओके, चलिए बेटा, there were many gaps left blank in the periodic table. There were many gaps left blank in the periodic table for new elements which were later discovered and placed. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके पीरियोडिक टेबल का। उसने क्या किया, उसने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैप्स डाल दिए और उन गैप्स के बीच में उसने बता दिया कि यहां यहां जो मैंने गैप डाल दी, इस गैप पे अभी कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बाद इस गैप पे एक एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा। This was the biggest encouragement for the scientists to look for the new elements. Okay? तो इसने ये encouragement दी साइंटिस्ट को कि नए नए एलिमेंट्स की खोज होनी चाहिए। ठीक है ना, और उसने क्या किया, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में एक गैप डाली जहां पे उसने बोला था यहां एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका नाम उसने इक्का अल्युमिनियम रखा था। क्या रखा था? इक्का अल्युमिनियम। और वो एलिमेंट जब वहां पे डिस्कवर हुआ, आज के पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट को हम गैलियम के नाम से जानते हैं। इक्का मीन्स आफ्टर। तो ये इक्का अल्युमिनियम इसलिए बोला था क्योंकि उसने ये अल्युमिनियम के नीचे गैप डाली थी। ठीक है, जरा यहां देख लीजिएगा, अगर मैं आपको ये पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे, ठीक है ना, ये एक पीरियड है जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो ये है बोरान अल्युमिनियम। ठीक है ना, और अल्युमिनियम के नीचे उसने एक गैप छोड़ दी। ठीक है ना, और इस गैप पे उसने बोला यहां एक एलिमेंट X डिस्कवर होगा, यहां एक एलिमेंट X डिस्कवर होगा। इस X एलिमेंट का नाम उसने रखा, मेंडलीव ने क्या रखा? इक्का अल्युमिनियम। He called it Ikka aluminum. Ikka means after अल्युमिनियम। ठीक है ना, और जब इस एलिमेंट को डिस्कवर किया गया और आज के डेट में यही एलिमेंट हमारे पास गैलियम के शेप में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर? और इसी तरह से उसने यहां ये और एक ग्रुप है, कार्बन फैमिली है, और कार्बन फैमिली में आप देखेंगे, जब आप देखेंगे यहां कार्बन था, यहां सिलिकॉन है, और यहां पे उसने एक गैप डाली, he put a gap here, और इस गैप में उसने बोला यहां एक एलिमेंट Y डिस्कवर होगा, और इस एलिमेंट Y का नाम उसने इक्का सिलिकॉन रखा। He called it इक्का सिलिकॉन, और इक्का मीन्स अभी मैंने बताया आफ्टर, उसने बोला आफ्टर सिलिकॉन और एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसका नाम मैं बता रहा हूं इक्का सिलिकॉन रख दीजिए। और आज की डेट में जब हम इस एलिमेंट Y को देखते हैं, एंड इट इज जर्मेनियम,
ठीक है ना बेटा, क्लियर। और ये उसके पास इतनी इंटेलिजेंस थी, ठीक है, वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन कि डिस्कवर करने से पहले ही किसी एलिमेंट के लिए गैप डालना और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताना, ये बहुत इंटेलिजेंस की बात है। उसने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात की, इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात की, इनके एटॉमिक वेट्स के बारे में बात की, इनके हाइड्राइड्स के बारे में बात की। तो जो ऑक्साइड इसने बताया था वही ऑक्साइड ये एलिमेंट बना रहे थे, जो हाइड्राइड उसने बताया वही हाइड्राइड ये बना रहे थे, जो एटॉमिक वेट उसने बनाया था सिमिलर उसी फैशन का इसका एटॉमिक वेट आ रहा था। ठीक है बेटा, क्लियर। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, क्लियर। चलिए बेटा आगे। अब इसके जब उसने क्लासिफिकेशन दी, वहां पे एक दिक्कत थी कि नोबल गैसेस जो थे, नोबल गैसेस वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप कॉल्ड द जीरो विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। अब जब उसने क्लासिफिकेशन दी, इसने इन नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं रखी थी, ठीक है ना, और इन नोबल गैसेस को एक सेपरेट ग्रुप में डाला गया और उस सेपरेट ग्रुप का नाम जीरोथ ग्रुप रखा गया। ठीक है बेटा, ताकि उसने जो क्लासिफिकेशन की, उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, ताकि वो पीरियोडिक टेबल दोबारा से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसने क्या कर दिया, जीरो ग्रुप को अलग रख दिया और उसमें नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया। समझ आ रहे ना बात। और अगर आपको पूछा जाए कि जीरो ग्रुप क्यों बनाया गया, उसमें नोबल गैसेस को क्यों रखा गया, टू मेंटेन द periodic table and not to disturb that periodic table, we have placed the noble gases in separate group and that group is called zeroth group. Clear बेटा? ओके, चलिए move on. अब यहां देख लीजिएगा बेटा, यहां देख लीजिएगा, ये पीरियोडिक टेबल है जहां पे मेंडलीव का क्लासिफिकेशन है। देखो बेटा, ये इस पीरियोडिक टेबल में अभी मैंने बताया कितने ग्रुप्स हैं बेटा, 8 ग्रुप्स। 1, यहां देख लीजिएगा बेटा, इधर इधर देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप्स। ओके, ये ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और इस पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं, दिस पीरियड कहां से, यहां से यहां, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, 4 5 6। ओके, और इसके नीचे और एक पीरियड है 7th पीरियड, ठीक है ना। ओके, तो ये पीरियड्स है, कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड्स है। यहां से यहां पीरियड है और यहां से यहां ग्रुप है। नाउ अब यहां देख लीजिएगा बेटा, ये जो ग्रुप्स है, ये जो ग्रुप्स है, इसने ग्रुप्स को भी फर्दर सब डिवाइड किया। ठीक है बेटा, हर एक ग्रुप को उसने सब डिवाइड किया ए और बी सब ग्रुप में। ठीक है ना बेटा। अब यहां देखिए, इस ग्रुप में सब ग्रुप ए बी, इस ग्रुप में सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, यहां पे सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। ठीक है बेटा, हर एक ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। सिर्फ ये 8th वाला जो ग्रुप है, इसको इसने सब डिवाइड नहीं किया। क्लियर बेटा। अब इस 8th वाले ग्रुप में आपने अभी पहले बता दिया, इसमें जो एलिमेंट्स ने डाल दिए वो ट्रायड्स के हिसाब से डाल दिए, यानी कि यहां 3 एलिमेंट्स डाल दिए, ये एक ट्रायड, यहां 3 एलिमेंट्स डाल दिए, ये और एक ट्रायड, और नीचे और एक ट्रायड है। ठीक है ना, तो इसमें ट्रायड्स बनाए इसने। क्लियर। अब इन ग्रुप्स को जब ये डिफाइन कर रहा था सब ग्रुप्स के साथ, तो ये क्या लिख रहा था, ये लिख रहा था, यहां जब पहले ग्रुप था उसको लिख रहा था फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, और सेकंड ग्रुप को ये लिख रहा था सेकंड ए एंड सेकंड बी। ये फर्स्ट का सब ग्रुप, ये सेकंड का सब ग्रुप। इसी तरह से थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी। समझ आ रही बात? क्लियर। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो यहां मेंडलीव ने दिया था। क्लियर बेटा। नाउ इस क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जो मेंडलीव क्लासिफाई नहीं कर पाया, जो मेंडलीव आंसर नहीं दे पाया। कुछ ड्रॉबैक्स की हम यहां पे बात करें। सबसे पहला ड्रॉबैक मैं यहां से पीरियोडिक टेबल से आपको बता दूं, ठीक है ना, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, सबसे पहले जो इस हाइड्रोजन की पोजीशन थी, इस हाइड्रोजन की पोजीशन ये क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि इस हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप फर्स्ट के साथ मिल रही थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इस ग्रुप 7 के साथ मिल रही थी।
और इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ भी मिल रही थी और इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ भी मिल रही थी, और ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को मैं पहले ग्रुप में रख दूं या हाइड्रोजन को मैं 7th ग्रुप में रख दूं, ये डिसाइड ही नहीं कर पाया। तो ये पहली गलती थी। ठीक, दूसरी यह है कि इस पीरियोडिक टेबल में उसने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं रखी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आइसोटोप्स के लिए उसने कोई जगह नहीं रखी क्योंकि उसने ये एटॉमिक मास के हिसाब से डिफाइन किया था। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम आइसोटोप की बात करें ना, तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन आइसोटोप्स बनाता है। जैसे C12 है और C14 है। ठीक है, इसको बोला कि इसका एटॉमिक वेट 12 है, ये यहां होना चाहिए। इसका एटॉमिक वेट 14 है, ये उसके बाद जो ग्रुप है उसमें आना चाहिए। इस C14 के लिए अलग ग्रुप होना चाहिए क्योंकि आप C12 को और C14 को एक साथ नहीं रख सकते हो क्योंकि इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। इन एटॉमिक मासेस को आपने अरेंज कर दिया तो C12 के लिए अलग पोजीशन होनी चाहिए और C14 के लिए अलग पोजीशन होनी चाहिए, और ये इसको डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरी बात, अब इसने क्या कर दिया, कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को साथ रख दिया और कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। देखिए बेटा, ये लिथियम, सोडियम, ठीक है ना, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और उसने ये एक ही ग्रुप में डाल दी क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं एक ग्रुप में वही एलिमेंट डाल रहा हूं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, अब इसको बोला गया चलिए लिथियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की प्रॉपर्टी सेम है तो इसने आपने इस ग्रुप में डाल दिया, लेकिन इस कॉपर की प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मिल ही नहीं रही है, इस सिल्वर की प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मिल ही नहीं रही है। These elements do not have the similar properties as that of lithium, potassium and rubidium. How you have placed these elements, copper, silver, gold, in this group? He didn't answer. इसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक, उसके अलावा देखिए यहां आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और इनकी तरह ही प्रॉपर्टी इस कॉपर की भी थी, और ये कॉपर होना चाहिए था यहां, और ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं, इन सिमिलर एलिमेंट्स को उसने अलग अलग कर दिया, और ये डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ रख दिया, तो ये भी गड़बड़ किया उसने। ठीक है ना, सिमिलर एलिमेंट्स को अलग कर दिया और डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम एक ही ग्रुप में डाल दिया, ये भी एक प्रॉब्लम थी इसके पीरियोडिक टेबल में। समझ आ रहे ना बात, क्लियर? और एक बात थी, जो यहाँ लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, जो आगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनके लिए ये अपने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाए। समझ आ रही ना बात? चलिए बेटा, नाउ सी द ड्रॉबैक्स, हम ड्रॉबैक्स पे सीधे आएंगे। ठीक, अब ये है ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो बातें मैंने अभी की, अब यहां देख लो। हाइड्रोजन, द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। यहां देख लो बेटा, इधर दिस इज हाइड्रोजन पोजीशन, ठीक है। हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ फर्स्ट ग्रुप, resembles with the first group and it resembles with the 7th. Okay, hydrogen resembles with both first and the 7th group elements in some respects. Placement of hydrogen in first A is disputed. उसने फर्स्ट ए में इसको रखा, लेकिन ये अभी भी डिस्प्यूटेड है, ये सही जगह पे इसकी पोजीशन नहीं थी। ठीक, ये हमने बात की। सेकेंड, वायलेशन ऑफ पीरियोडिसिटी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसने पीरियोडिसिटी को भी वायलेट किया। पीरियोडिसिटी वायलेशन का मतलब क्या है? देखो, उसने ये बोला था कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर दूंगा ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। He arranged the elements on the increasing order of their atomic weights, लेकिन कुछ जगह पे उसने एटॉमिक वेट को वायलेट किया और वहां पे उसने डिफाइन किया कि प्रॉपर्टीज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जरा यहां देखिएगा, जब ये पीरियोडिक टेबल बना रहा था, जैसे यहां भी बता दूं मैं, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, यहाँ थोड़ा सा मैं इधर कर दूं इसको। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम। उसने इस तरीके से एलिमेंट्स को डाल दिया। ठीक है, अब ये देखो उसने क्या कर दिया, उसने यहां पे उसने आर्गन डाल दिया और यहां पे पोटेशियम, यानी कि आर्गन को उसने पहले डाल दिया, पोटेशियम को बाद में डाल दिया। ठीक, ये इसका मतलब है क्लासिफिकेशन हिसाब से आर्गन का एटॉमिक मास कम होना चाहिए, पोटेशियम का ज्यादा होना चाहिए, ये बात है ना। ओके, लेकिन जब हम देखते हैं कि आर्गन का एटॉमिक मास 14 और पोटेशियम का मास 39, फ्रैक्शंस में मेरे फ्रैक्शन को हटा दिया। ठीक है बेटा, अब इस एटॉमिक वेट के हिसाब से पहले कौन आना चाहिए, पहले पोटेशियम आना चाहिए, फिर आर्गन आना चाहिए, लेकिन उसने पहले क्या रखा, उसने पहले आर्गन रखा, उसके बाद पोटेशियम रख दिया और ये वायलेट किया एटॉमिक मास। इसी तरह से उसने यहां पे कर दिया, पहले कोबाल्ट का एटॉमिक वेट देखो और निकल का एटॉमिक वेट देखो। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट कितना है 58.9, निकल का कितना है 58.6। उसने क्या रख दिया, जब उसने क्लासिफाई किया उसने पहले कोबाल्ट रख दिया, उसके बाद निकल रख दिया। लेकिन होना क्या चाहिए था, पहले निकल होना चाहिए था, फिर कोबाल्ट होना चाहिए था, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कोबाल्ट से कम है। समझ आ रही है ना बात। इसी तरह से यहां देखो टेल्यूरियम एंड आयोडीन, टेल्यूरियम का एटॉमिक वेट कितना है 127.6, इसका कितना है बेटा 126.9। तो उसने पहले टेल्यूरियम रख दिया, फिर आयोडीन रख दिया। होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, पहले आयोडीन होना चाहिए था, उसके बाद टेल्यूरियम होना चाहिए था। ठीक है ना, और ये वायलेशन उसने खुद क्रिएट कर दी और इस वायलेशन का भी ये आंसर नहीं दे पाया। समझ आ रहा है बात। दीज आर द वायलेशंस ऑफ द पीरियोडिसिटी इन हिज पीरियोडिक टेबल। क्लियर बेटा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। अब देखिए, ये मैंने आपको अभी समझा दिया कि उसने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं रखी। ठीक, उसको बोला गया आपने कार्बन एक ही जगह पे डाल दिया, इवन दो कि कार्बन 12 एंड कार्बन 14 में एग्जिस्ट होता है, दो अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए इनके लिए। समझ आ रही ना बात। इसी तरह से हाइड्रोजन H1, H2, H3 हो, इनके लिए 3 अलग ग्रुप्स होने चाहिए। कहां रखोगे इनको, तो ये आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं बना पाया। समझ आ रही है ना बात। दिस वाज अनदर ड्रॉबैक। ओके, और ये भी मैंने समझा दिया आपको। ग्रुप्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, क्या कर दिया उसने, सम एलिमेंट्स दैट शेयर द केमिकल सिमिलरिटीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ठीक है ना, जैसे भी मैंने आपको समझा दिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, but the element copper, silver and gold have the different properties। अब इन 3 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ ही उसने ये 3 एलिमेंट्स भी डाल दिए, इवन दो कि ये इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट और इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट, ये एक ही जगह नहीं होने चाहिए थे। ठीक है बेटा, ये एक गलती उसने कर दी जो अभी भी मैं समझा चुका हूं आपको। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। द एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन द पीरियोडिक टेबल। उसने अपने पीरियोडिक टेबल को न लैंथेनाइड्स को जगह दी, ठीक है, ना उसने एक्टिनाइड्स को जगह दी। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हम आगे पढ़ेंगे। ये लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं, और एक्टिनम के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो इनके लिए उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं रखी थी। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशंस फ्रॉम डॉर्नियर टू न्यूलैंड टू मेंडली। ठीक है बेटा, ये 3 हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशंस हमने देख लिए कि डॉर्नियर का, फिर न्यूलैंड का, फिर मेंडलीव्स का, सारे क्लासिफिकेशंस हमने देख लिए, इनके बेनिफिट्स हमने देख लिए और इनके ड्रॉबैक्स हमने देख लिए। अब इसके बाद और एक नई क्लासिफिकेशन है जिसको हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और उसको डिस्कस करने के लिए लेट्स वेट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट लेक्चर, दैट्स
modern periodic table. Till then, goodbye. Okay, thank you.